रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां एक बार फिर राजनीति में उलटफेर नजर आ रहा है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनोज पांडे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है कि सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने कल ही जेपी नड्डा से मुलाकात की, साथ ही और तमाम नेता भी वहां मौजूद थे। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद से ही संदेह किया जा रहा था कि वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ा राजनीतिक मोड़ इस वक्त देखने को मिला है। सपा का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं मनोज पांडे, बीजेपी में एंट्री ले सकते हैं। मनोज पांडे का कहना है कि सपा से, उनकी विचारधारा से वो असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली। कल ही जेपी नड्डा समेत तमाम और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद ऐसा संदेह लगाया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मनोज पांडे ने की थी क्रॉस वोटिंग, जिसकी वजह से ऐसा लोग संदेह लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रायबरेली सीट से मनोज पांडे की एक अच्छी छवि है जनता की नजर में, जिसका जो पूरा फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए सपा का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं मनोज पांडे। यहां बड़ी खबर आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है। मनोज पांडे बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। कल जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है मनोज पांडे ने। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं सपा का सियासी समीकरण ना बिगाड़ दे मनोज पांडे, जो कि अब इसी विषय पर हमारे सहयोगी अमित हमें जानकारी देंगे, फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित, सपा का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं मनोज पांडे बीजेपी में शामिल होके? देखिए, जिस प्रकार से अगर हम मनोज पांडे की बात करें तो उनके हमारे से जो है विधायक से जिस प्रकार से देखा जाए तो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उससे जो है जो मनोज पांडे थे वो क्रॉस वोटिंग किए थे, जिसके बाद एक कयास लगाए जा रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जिसके बाद कहीं न कहीं उनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कल पार्टी में जो है दिल्ली में जो है जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, तो कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो है औपचारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मनोज पांडे की बात करें तो इनके पार्टी की जो गतिविधियां थी उससे नाराज चल रहे थे। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो है तृतीया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके एक से बाद एक जो है इनके जो प्रत्याशी हैं या फिर दिग्गज नेता हैं वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की जो साइकिल की सवारी कर रहे थे वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज होते हुए जरूर है। बिल्कुल, रायबरेली सीट पे वहां की जनता की नजर में अच्छी छवि है मनोज पांडे की, तो ऐसे में सपा को घबराने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतारेंगी उसको। ये अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी इनको प्रत्याशी बनाती है या नहीं बनाती, क्योंकि राज्यसभा सांसद एक खुद है। और मनोज पांडे की बात किया जाए तो कहीं न कहीं नाराजगी समाजवादी पार्टी से चल रही है। लेकिन अब कहीं न कहीं औपचारिक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कल की बात किया जाए तो कल भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात होने के बाद कहीं न कहीं ये क्या सब लगाए जा रहे हैं कि मनोज पांडे जो है पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लगातार ये बगावत कर रहे थे। जब वोटिंग हुई थी तो कहीं भी कहीं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। लेकिन बिल्कुल अखिलेश यादव को भरोसा था इन पर कहीं कहीं ये हमारे साथ रहेंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग करना कहीं न कहीं ये साबित होता है कि ये जो साइकिल की सवारी कर रहे थे कहीं न कहीं अब जो इनके भी तमाम बयान देखे जा रहे थे, नाराजगी की भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिल रही थी। और मनोज पांडे की अगर हम बात करें तो ये वो नेता थे जो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी गतिविधियां होती थी या कोई भी नेता जवाब देता था तो कहीं न कहीं ये तुरंत उसका जवाब देते थे। लेकिन काहे लिए नाराज हुए, क्यों नाराज हुए अभी ये जानकारी नहीं, लेकिन नाराजगी होने के कारण वो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से चलिए ठीक है लगाया जाए औपचारिक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल। चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता, इसलिए इसमें न्यायिक दाखिल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला न्यायपालिका के आधारिक अधिकार क्षेत्र में है। हम
इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या फिर उपराज्यपाल को विचार कर दाखिल देना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायपालिका के दायरे में नहीं है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्हें करने दीजिए, ये राजनीतिक मामला है, आप तय कीजिए क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं। इसमें न्यायिक दखल नहीं देना चाहिए और इसकी जरूरत नहीं है। अब इसी कड़ी में दिल्ली के मंत्री आतिशी का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि ईडी की रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपियों कंपनियों का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा के पास है चंदे के रूप में। इन सारी आरोपियों का और इस सारे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो ऐसे 41 कंपनियां हैं जिन पर आईटी, सीबीआई और ईडी की रेड हुई है और जिन्होंने 2,741 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया था। आपको इसे बांटने के लिए, जनहित में लगाने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए। मैं भाजपा से आग्रह करूंगी कि वो आज ये घोषणा करे कि वो इस 2,741 करोड़ रुपए को प्रचार में खर्च नहीं करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राहुल गांधी 3 अप्रैल को नामांकन करेंगे। लोकसभा चुनाव की तरफ राहुल गांधी का यह अहम कदम होगा। आपको बता दें कि केरल की सीट से पर्चा भरेंगे राहुल गांधी। जानकारी के मुताबिक साल 2019 में भी राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। वो अमेठी से स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन वायनाड सीट से उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई थी और इस बार भी वायनाड सीट से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। कितना असर इसका देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं कि राहुल गांधी 3 अप्रैल को नामांकन करेंगे। वायनाड सीट से पर्चा भर रहे हैं वो। पिछली बार 2019 में उनको वायनाड सीट से जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि इस बार भी उनको इस वायनाड सीट से जीत हासिल होती है कि नहीं। यहां बड़ी खबर आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। राहुल गांधी 3 अप्रैल को नामांकन करेंगे वायनाड की सीट से। अब बात 2019 की जाए तो 2019 में बड़ी जीत हासिल हुई थी राहुल गांधी को। अब बात अगर अमेठी की जाए तो अमेठी से वो हार गए थे और वहीं वायनाड से उनको जीत दर्ज हुई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बुलंदशहर में नामांकन प्रक्रिया का आज आरंभ हुआ। शहर में कड़ी सुरक्षा के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन कक्ष में कंट्रोल रूम से नामांकन पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को बनाए रखने के लिए नामांकन स्थल को 3 जोनों में विभाजित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद नामांकन कक्ष में संबोधन किया है। निर्वाचन आयोग ने नामांकन स्थल पर सजावट की है। देखिए, आज से 14 बुलंदशहर अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र का नामांकन प्रारंभ हो गया है। 11 बजे निर्वाचन की सूचना जारी कर दी गई है। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। बुलंदशहर, सयाना, अनूपशहर, शिकारपुर और डिबाई। इसके अलावा हमारी 2 विधानसभाएं हैं, खुर्जा और। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 4 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। 27 मार्च को पार्टी ने यूपी के गाजियाबाद, महाराजागंज, सीतापुर और बुलंदशहर की सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। मिली खबर के अनुसार कांग्रेस ने गाजियाबाद से डाली शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि, सीतापुर से नकुल दुबे, महाराजागंज से वीरेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं यूपी की हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली के टिकट पर एक बार फिर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि यहां से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर असमंजस कायम है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर उन्होंने ये बात बोली है
कि और ये बोला है कि इनका मकसद है कि जैसे ही वो जेल में जाएं तो दिल्ली और पंजाब में इनके विधायक तोड़कर सरकार गिराई जाए, क्योंकि बीजेपी चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब में नहीं हरा सकती है। केजरीवाल जी जब उन्हें पहली बार सम्मन 30 अक्टूबर 2023 को आया कि उन्हें 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होना है, यानी कि आज से करीब 4.5 महीने पहले या 5 महीने हो गए अब तब से अरविंद केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनका संसद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, जाहिर सी बात है। जो रिंकू हैं, जलंधर से हमारे सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में दोबारा उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ कानकवानी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एफएसटी टीम द्वारा रिपोर्ट जारी की जाने के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। इसके बाद धारा 188 के तहत वीर सिंह भूरिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक भूरिया भाजपा प्रत्याशी पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक भूरिया का कहना है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।